जो टॉपिक हमारा बचा है उसको जल्दी आज खत्म कर लेते हैं और कल से नया चैप्टर बोर्ड लेवल पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो तो सभी जन अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ये मेरी दरख्वास्त है या गुजारिश है, जो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, देखो तो कितने किंगडम चार किंगडम देख चुके थे। ठीक है, जो नए आए हैं उनको वेलकम। तो आज का क्लास शायद तक मेरे अंदाजे से, मुझे पता है नहीं समझेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कहावत है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत समझेगा तो ठीक है। कविता का माइक ऑन है, चलो ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती कहा जाता है। कोशिश करो जितना समझता है। जो नए स्टूडेंट आए हैं, कल से तो नया चैप्टर स्टार्ट हो गए, तब से पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तब समझेगा अच्छे से। राइट, तो हम बात कर रहे थे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो वो जो रो रहा था वो कौन था? बैक्टीरिया। ठीक है, जो रो रहा था, आंसू बहा रहा था, क्यों? क्योंकि उस बेचारे किचन था ही नहीं, मतलब उसके सेल के अंदर के लिए बनाया जाए जिसके अंदर किंगडम क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम रहना चाहिए। तो 5 किंगडम कौन से रहेंगे? द 5 किंगडम आर, फर्स्ट इज किंगडम तो 5 किंगडम थे, 5 किंगडम को देख लेते हैं जो 5 किंगडम विटेकर ने बताया। तो विच वाज द फर्स्ट किंगडम वाज द किंगडम बैक्टीरिया का, मोनेरा किंगडम। पहला किंगडम कौन सा हो जाएगा? किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया का। सेकंड किंगडम कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा किंगडम सेकंड किंगडम इज, इसमें एक एग्जांपल आपका कौन सा था? यूग्लेना, राइट, मिक्सोट्रोपिक, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाला यूग्लेना, राइट। थर्ड किंगडम कौन सा हो जाएगा? थर्ड किंगडम हो जाएगा हमारा फंगी, हेटेरोट्रोपिक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टी, राइट, 4 किंगडम हो गए। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्लांटी, एंड द फाइनल किंगडम इज अवर किंगडम। जो पांचवा किंगडम वो हमारा किंगडम है, जिसमें हम आते हैं, दैट इज किंगडम एनिमिलिया, राइट। तो 5 किंगडम किसने दिया था? आर.एच. विटेकर। इन विच ईयर? इन द ईयर 1969। ईयर इज इंपॉर्टेंट। तो चलो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, राइट। तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो हमेशा क्वेश्चन इसी पर आता है। वो पूरा ब्लर दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ सर। अभी ट्राई करो, अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, राइट, म्यूट कर दो। अगर नहीं दिखता है तो फिर से बोलना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहली बात हम पढ़ लेते हैं, क्या क्राइटेरिया रखा था? क्या क्राइटेरिया रखा था आर.एच. विटेकर ने फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द 5 किंगडम? क्या क्राइटेरिया? तो आपको एक चीज याद होगी क्राइटेरिया में, चार्ल्स लिनस ने 2 कैरेक्टर लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांटी और एनिमिलिया को क्लासिफाई करने के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरेक्टर लिया था कि कौन सा मोड दिखाता है, ऑटोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक। और एक कैरेक्टर लिया था, सेल वॉल है या नहीं है। तो मैं यहाँ कैरेक्टर ले रहा हूँ, द फर्स्ट कैरेक्टर चूजन बाय, ठीक है, पहला कैरेक्टर कौन सा चूज किया था? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब किसके सेल में न्यूक्लियस है या किसके सेल में न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा, इस टाइप से बोल सकता हूँ, आगे आपको और इजी वे में इसको समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए सेल स्ट्रक्चर। सिर्फ पॉइंट लिखते जाते हैं, फिर एक एक पॉइंट को उठा के पढ़ेंगे। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है तो आपको पता है इन जनरल। मैं आप ड्रॉ नहीं करो तो मैं आपको एकदम बेसिक आइडिया दे देता हूँ 5 किंगडम की। तो किंगडम पहला कौन सा होगा? हमारा मोनेरा। सेकंड किंगडम होगा प्रोटिस्टा का, ठीक है, प्रोटिस्टा, राइट। थर्ड किंगडम किसका हो जाएगा? फंगाई। फोर्थ किंगडम हो जाएगा प्लांटी का। लास्ट किंगडम हो जाएगा एनिमिलिया का।
एकदम जनरल रफ टेबल या रफ चार्ट ड्रॉ कर आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे बेस पर जो रहेगा, हमारे बेस में नहीं है, सबसे बेस पर जो रहेगा उसका नाम है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। मोनेरा के ऊपर जो रहेगा वो है प्रोटिस्टा, ठीक है। मोनेरा के ऊपर जो है वो प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा से जो इवॉल्व हुआ है वो तीन किंगडम है। किंगडम जो प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ है वो तीन है। कौन से? पहला है किंगडम प्लांटी, तो मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। दूसरा है किंगडम फंगाई, ऐसे। और तीसरा है किंगडम एनिमिलिया। तो यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है फंगाई या फंजी बोल सकते हो, और यहाँ पर है एनिमिलिया। तीन किंगडम है, ठीक है। अब एक बात देखना, मैं तीनों में ऐसे लाइन खींच देता हूँ। इसकी जो प्रॉपर्टी है ये नीचे वाले किंगडम की, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इससे मैच नहीं करेगी, ठीक है। मतलब मैंने तीन सेक्शन बनाए, फर्स्ट, सेकंड, तीन। मानकर चलो तीन सोसाइटी है। अब आपको एक चीज पता है, सभी सोसाइटी में घर तो रहेंगे, मतलब जो घर रहने का मतलब सबके पास सेल तो रहेगा ही, बिना सेल के कोई जिंदा रह नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो एवरी किंगडम के इंडिविजुअल, मोनेरा में आने वाला इंडिविजुअल कौन? बैक्टीरिया। प्लांटी में आने वाला इंडिविजुअल कौन? कोई भी प्लांट ले लो, हिबिस्कस का प्लांट। एनिमिलिया में आने वाला इंडिविजुअल कोई भी एग्जांपल ले लो, बर्ड ले लो, रेप्टाइल ले लो, कोई भी इंडिविजुअल, सबके इसमें सेल होगा। तो हाउस तो सबके पास रहता है, बस हाउस के अंदर किचन नहीं रहेगा, सेल नहीं रहेगा, वो ये है। तो मैं यहाँ लिख दूं, ये किंगडम ऐसा है। अब नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा हमारा यूकैरियोट में, यूकैरियोट में, ठीक। ऊपर वाले सभी किस में? सब है, all will come under the category of, right, all the plantimelia, these three will come under eukaryote, सबके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, राइट। सर इसका लिख लिया यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा वो भी यूनिसेलुलर है, उसमें भी सिंगल एक ही सेल रहता है। तो यहां लिख देते हैं प्रोटिस्टा का यूग्लेना या पैरामेशियम वो क्या थे? यूनिसेलुलर, ठीक। चलो आगे आया ये तीन। तो ये तीनों के सेल में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर आपको ड्रॉ करना है तो मानकर चलो ये उसका खुद का सेल है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस बना लो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फंगाई का सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, ठीक। एनिमिलिया का सेल है, न्यूक्लियस रहता है। प्रोटिस्टा का सेल न्यूक्लियस रहता है। मोनेरा का सेल न्यूक्लियस मत बनाओ, ऐसा हमको पढ़ना है। तो सभी के अंदर न्यूक्लियस है यूकैरियोट, पर प्लांटी, फंगाई और एनिमिलिया क्या तीनों मल्टीसेलुलर हैं? यस, थ्री आर मल्टीसेलुलर। सब में देखो, आप फ्लावर देते हो किसी को भी, रोज अगर दोगे या आपको कोई हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए फ्लावर देता है, तो वो फ्लावर में एक से ज्यादा सेल एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते हैं। आप आम खाते हो, आम, उस आम में एक ही सेल रहता है क्या? मतलब बहुत सारा पल्पी मैटर रहता है, तो आम में भी बहुत सारे सेल एग्जिस्ट करते हैं। या रूट्स या स्टेम, हर किसी में एक से ज्यादा सेल एग्जिस्ट करता है। तो किंगडम प्लांट इज मल्टीसेलर। फंगस को देखो, ब्रेड के ऊपर फैलते चला जाता है, मल्टीसेलर। हमारे बॉडी में भी सेल बहुत सारे हैं, तो इस हिसाब से ये हो गया मल्टीसेलुलर। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। सब जन देख चुके हो, यही हमको पढ़ना है। 5 किंगडम ये है, तो सबसे नीचे कौन? मोनेरा, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी किंगडम आर देयर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी किंगडम आर देयर विच आर यूकैरियोटिक। कितने किंगडम हैं जो यूकैरियोटिक है, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस रहता है? बताओ कितने किंगडम है। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर पूछ रहा हूँ। कितने किंगडम है जिसके सेल में एक ही न्यूक्लियस रहता है? 4 मतलब न्यूक्लियस रहता है कितने? 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 सेकंड क्वेश्चन, 4 व्हाट इज द नेम ऑफ द किंगडम? What is the name of the only kingdom which do not have nucleus in the cell? मोनेरा मेरा एनिमिलिया प्लांटी प्रोटिस्टा ये जिसने भी एनिमिलिया प्रोटिस्टा और फंगी जिसने आंसर दिया है बेटा वो गलत है, ठीक है।
मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, बाकी सबने जिसने आंसर दिया है मोनेरा वो साइलेंट हो जाओ, ठीक है। और जिसने एनिमलिया, फंगी और प्लांटी आंसर किया या प्रोटिस्टा जो भी है, तो बहुत सिंपल सा टेबल है। जो नए नए आए होंगे उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये, राइट, बट डू नॉट गेट वरीड अबाउट दिस, इससे पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो मैंने ड्रॉ कर दिया है बहुत अच्छे से, आप भी इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे टॉप पर कितने किंगडम है? 3 किंगडम। और सभी क्या सेल मान कर चलो, ये क्या है उसका खुद का सेल है, तो देखो सबके सेल में न्यूक्लियस बनाया है। तो 5 किंगडम में 1 किंगडम इज देयर विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस, मोनेरा, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी किंगडम आर देयर विच आर ओके विच आर यूनिसेल्युलर? कितने किंगडम यूनिसेल्युलर है? 1 यही ट्रिक वाला क्वेश्चन है, यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अच्छे से देखना, मेरा सवाल फिर से सुन लो। कितने किंगडम है ऐसे जिसमें सिर्फ एक ही सेल रहता है? 2 1 और 2? आपके सामने लिखा है सब कुछ 2। ये देखो, यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा, यूनिसेल्युलर मोनेरा। तो 2 किंगडम ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर वाले रहते हैं, ठीक है। चलो इसके बेसिस पर हम टेबल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। और ये टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको बहुत सारे सवाल पूछूंगा। अगर ये समझ गया ना, टेबल भी बहुत इजी है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हम क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम को क्लासिफाई किया, ठीक है। तो पहली बात आपको एक समझ में आ गया होगा कि आर.एच. विटेकर ने कौन सा नया किंगडम इंक्लूड किया, ठीक। कौन सा नया किंगडम लाया उसने? वो जो किंगडम उसने लाया दैट वाज फंगी। फंगी वाज नॉट इंक्लूडेड इनिशियली, राइट। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया। तो द क्राइटेरिया यूज्ड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सेल स्ट्रक्चर कैसा है। सेल स्ट्रक्चर अभी अभी हमने देखा सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि 2 ही ऐसे हैं जिसमें दो ही ऐसे किंगडम है जिसमें एक ही सेल एग्जिस्ट करता है, दैट इज यूनिसेल्युलर। अनामिका का माइक चालू है। राइट, 2 ही ऐसे किंगडम है जिसमें क्या होता है, जिसमें सेल स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर है, राइट। तो सेल स्ट्रक्चर एक बेसिस ले लिया। सेकेंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। क्या क्राइटेरिया रखा था? क्राइटेरिया यूज्ड बाय आर.एच. विटेकर फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए आर.एच. विटेकर किए थे। तो मैंने 2 लिखा हूं, 2 कैरेक्टर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझ गया होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो है, ऑटो मतलब ऑटोट्रॉफ, ठीक है। सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ, ये उसका मोड था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, असेक्सुअल की सेक्सुअल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक है। तो थोड़ा हायर पॉइंट है ये, बट मैं अभी बताना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन वही कर पाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वही कर पाते हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है। अगर आपको डिफिकल्टी है समझने के लिए तो इसको घबराओ मत, आगे जाकर समझेगा। पर मेरा बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जो हिंट दे रहा हूँ उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो अच्छे से। 5 किंगडम है ना, 5 किंगडम में कोई ना कोई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली, आगे प्रोजेनी बढ़ रही है, एनिमल्स की प्रोजेनी बढ़ रही है। तो जो न्यू वर्ल्ड मंकी है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, मतलब पुराने गोरेला चिंपैंजीज जो पहले थे और आज हम पैदा हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तभी बदलाव आ सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं आता है। तो अगर बदलाव लाना है तो रिप्रोडक्शन एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर सिंपल इज दैट, अगर एक पार्ले जी बिस्किट है और एक क्रीम बिस्किट है, ठीक है, क्रीम बिस्किट है, राइट। तो ऐसा मानकर चलो, या एक क्रिस्पी बिस्किट है, ऐसा समझो, एक क्रिस्पी एक पार्ले जी है, राइट। दोनों भी अपना ट्रेंड चला रहे हैं, बट दोनों के कैरेक्टर्स अगर मिक्सअप करना है तो कहीं ना कहीं एक के कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से मिक्स करेंगे तो शायद बेहतर बिस्किट प्रोड्यूस हो सकता है, जो बहुत सभी को पसंद है। तो अगर हाफ पॉपुलेशन ऐसा है
जो क्रिस्पी बिस्किट पसंद करता है और हाफ पॉपुलेशन ऐसा है जो पार्ले जी बिस्किट पसंद करता है, तो शायद कुछ पॉपुलेशन ऐसा बचा होगा ना जिसको दोनों बिस्किट पसंद नहीं है। तो दोनों का वेरिएशन करके, दोनों का मिक्सअप करके एक नया नया टाइप का बिस्किट प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर एक ऑफस्प्रिंग है, सपोज मी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा, आने वाला जो प्रोजेनी होगा, आने वाला जो मेरा किड होगा, मेरा बेबी होगा, वो ज्यादा इवॉल्व होना चाहिए, ज्यादा अडेप्ट होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन तो करना ही होगा, तभी जाकर एक बेटर इवॉल्व ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा। तो 5 किंगडम में मैं आपको बता रहा हूँ, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, स्पर्म ओवम फ्यूज करेंगे तभी जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। मतलब असेक्सुअल विदाउट सेक्स ऑर्गन, विदाउट गैमेट। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में बेसिक पढ़ाई होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, दो मेल पार्ट, एक मेल पार्टनर के, एक फीमेल पार्टनर के, दोनों गैमेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और फ्यूज होकर एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक नए ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया, याद है पिछले क्लासेस में, हॉर्स में 64 क्रोमोसोम रहते हैं, डोंकी में 62 रहते हैं। दोनों का हाफ हाफ आपने किया था, क्योंकि नया ऑफस्प्रिंग को वैसे ही बनाना है। तो ऑफस्प्रिंग जो बना था वो म्यूल था। म्यूल में कितने क्रोमोसोम आ चुके थे, 63। बदलाव आया क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट हुआ इसीलिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब मेरा पॉइंट सुन लो आप, सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो, ठीक है। देखो, ये स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक। स्पर्म के सेल में भी न्यूक्लियस रहता है, ओवम के सेल में। तो ये क्या है, एक सिंगल सेल स्पर्म, और ये क्या है, ओवम, एक सिंगल सेल। दोनों के सेल में न्यूक्लियस है क्या, यस। तो कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर असेक्सुअल करके दिखाओ ना, बिना गैमेट पार्टिसिपेट, डायरेक्ट एक नया सेल बना लो। यहां लिख दूं, यहां क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट हुआ है, एसआर लिखता हूं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में क्या होगा, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ये एक नया सेल और ये एक नया सेल। ठीक, राइट। ये एक दो जो नए सेल्स बने हैं, ये कैसे बने हैं, असेक्सुअली, नो सेक्स ऑर्गन, मतलब डायरेक्ट ही एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आंसर, सिंपल आंसर है, बट एक और पॉइंट समझ लो कि जब भी एक सेल दो सेल, हमेशा चाहे कोई भी बात आ जाए, एक सेल दो सेल में ही डिवाइड करेगा हमेशा। whenever the division will take place, one cell will divide into two. ठीक है, if I cut my hand with a knife, then the cells will regenerate. आवाज आ रही है आपको सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आप सभी को भी आवाज आ रही है? हाँ सर। गलती से कॉल आ गया था, सॉरी टू डिस्टर्ब। देखो देखो, आप, मुझे प्राउड है कि आप जरूर क्वेश्चन आंसर करोगे, बट बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझना कि जब भी एक सेल डिवाइड करेगा, वो एक सेल दो सेल में डिवाइड डेफिनेटली करेगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो वन सेल डिवाइड्स इनटू टू, बट सर there is a simple procedure whenever a cell divides into two, and that procedure is what, sir? Listen it very carefully. This one cell is divided into two, definitely. Sir, this cell have one nucleus. So from one nucleus, two nucleus are developing. From two cells are developed, then definitely from one nucleus, two nucleus should be developed. तो अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो हमें न्यूक्लियस का बायोलॉजी में नाम क्या है, कैरियन। कैरियन इज द नेम फॉर न्यूक्लियस। कैरियन, एन से न्यूक्लियस स्टार्ट कर दो, ऐसे लर्न करना है। कैरियो न्यूक्लियस, मतलब कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो मैंने एन से न्यूक्लियस स्टार्ट कर दिया। अब देखना, मैं लिख रहा हूं कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल का डिवीजन। तो साइटो मीन्स सेल। ठीक है, जो भी नए नए हैं वो लिख सकते हैं। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, साइटो मीन्स सेल, सेल का डिवीजन मीन्स साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब काटना। ठीक है, जैसे नाइफ रहती है ना, नाइफ कट कट कट, तो काइनेसिस मीन्स डिवीजन, डिवीजन। तो साइटो का मतलब बायोलॉजी में होता है सेल, तो सेल का डिवीजन साइटोकाइनेसिस।
न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। तो एक बात सर, पहले हमेशा सेल डिवीजन में ये दो प्रोसीजर होते ही हैं, इट इज श्योर और फिक्स है, ये होगा ही। क्या? न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल का डिवीजन। क्यों सर? देखो इस सेल में क्या है, एक सेल और एक न्यूक्लियस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, लुक इट वेरी केयरफुली। इस सेल में क्या है, एक सेल है और एक न्यूक्लियस है, ठीक है। आगे क्या बना, आगे दो सेल बने, बिना गैमेट्स के बने क्या? यस सर, बिना गैमेट्स के बने, कोई ओवम नहीं आया, कोई स्पर्म नहीं आया, एक अकेला अकेला अमीबा था, तो वो दो अमीबा में बन गया, दो अमीबा में डिवाइड हो गया। तो सर सबसे पहले क्या चीज जरूरी है, अगर एक सेल है ना तो उसका न्यूक्लियस डबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर दो न्यूक्लियस बने तो कैरियोकाइनेसिस होना चाहिए और उसके बाद सेल डिवीजन होना चाहिए। तो विच वुड बी द फर्स्ट प्रोसीजर, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करो कि पहले सेल को डिवाइड करो? तो देख लो, अगर आप पहले साइटोकाइनेसिस प्रीफर करते हो ना तो क्या होगा देखना, पहले आप न्यूक्लियस को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देखो ये एक सेल है, मैं पहले इसमें डायरेक्ट साइटोकाइनेसिस कर दे रहा हूं, बाद में कैरियोकाइनेसिस करूंगा, देखना क्या होगा। तो ये सेल है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मीन सेल, सेल को डिवाइड करो, ये लो सेल को डिवाइड कर दिया, सेल को डिवाइड कर दिया, ठीक। तो मानकर चलो अगर सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो गया तो इस सेल में न्यूक्लियस आया, इस सेल में न्यूक्लियस नहीं आया, ठीक है। क्यों? आपने पहले कौन सा किया, आपने पहले सेल को डिवाइड किया, ठीक है। मतलब अगर एक घर से, एक घर में एक किचन है, एक घर में एक किचन है, आपको वैसा ही दूसरा और एक घर बनाना है और उस घर में भी आपको किचन रखना है। तो अगर आप घर को डबल कर दोगे और घर ही उठा के रख दोगे तो किचन कहाँ गया? तो सबसे पहले आपको घर के अंदर बैठे हुए किचन को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? सो अगर घर, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि घर से घर बनता है, बट एक जनरल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए पूरे चैप्टर में किचन क्या होगा, न्यूक्लियस। तो एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, एक घर है जिसके अंदर किचन है, राइट। तो अगर वैसा ही और एक घर बनाना है जिसके अंदर किचन हो, तो पहले घर को डबल करें कि पहले किचन को डबल करें? तो खुद सोच कर देख लो, अगर घर को डबल करोगे तो ये लो एक तरफ ऐसा घर बनाया जिसके अंदर किचन ऑलरेडी था और दूसरी तरफ और एक घर बना लिया कि उसके अंदर किचन डाला ही नहीं। तो पहले क्या डबल होना चाहिए, पहले किचन को डबल करो, ठीक। अब एक घर को आधा आधा काट दो, तो ये एक नया घर बन जाएगा जिसके अंदर किचन, और ये एक नया घर बन जाएगा जिसके अंदर किचन। तो विच शुड बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन द सेल डिवीजन, इट शुड बी द कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और द साइटोकाइनेसिस फर्स्ट? बताओ। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना चाहिए, पहले किचन को डबल करो, बाद में घर को आधा आधा काट दो, वो भी घर में, उसका भी भला हमारा भी भला, ठीक है। जो कहावत है ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो एक घर को डबल कर दो तो कुछ फायदा नहीं होगा सर, वो ऐसे डूब मरेगा, समझ रहे हो? तो पहले किचन को डबल करो। तो इनिशियल कैसा घर था, एक ही घर था और उसमें एक ही किचन था, ऐसा था, एक सिंगल घर और उस सिंगल घर में एक ही किचन। क्या करना पड़ेगा, पहले किचन को डबल करो सर, तो ठीक है, लो किचन को डबल करो और बाद में सेल को डिवाइड करो। तो फर्स्ट प्रोसीजर इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड प्रोसीजर इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये है, देखो अब, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, चाहे ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जिसमें दो सेल फ्यूज होकर एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, और चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, आपको सभी में एक चीज कॉमन दिख रही होगी, क्या पता है? सभी जो भी सेक्सुअल और असेक्सुअल करता है उसमें न्यूक्लियस होना जरूरी है, बिना न्यूक्लियस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। आई विल एक्सप्लेन यू इन ए बेटर वे इन द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पर मैं अच्छे से बताऊंगा आपको क्यों सेल के अंदर न्यूक्लियस जरूरी है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए। अगर मानकर चलो, अगर स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना, तो हमारे में क्या चेंजेस आएंगे पता है? हम कभी भी ना लड़का बन पाएंगे ना लड़की बन पाएंगे, समझ रहे हो? तो सेल के अंदर क्या रहता है, याद है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन। तो हमारे अंदर जो 23 क्रोमोसोम्स है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर है, और ये ओवम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। तो दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो सब चीजें छोड़ दो, एवरी सेल शुड हैव न्यूक्लियस फॉर पार्टिसिपेटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, राइट। मतलब आवाज म्यूट कर दो, किसी का माइक चालू है गेस। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, दोनों सभी घर में न्यूक्लियस चाहिए। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा किंगडम होगा जो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकता है अपने लाइफ साइकिल में? बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना।
देखिए आराम से सुनना, माइक को म्यूट कर दो, आराम से सुनो। एक बार मेरा हिंट समझ लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो, तब भी हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस चाहिए। स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस है, ओवम के अंदर भी न्यूक्लियस है, और ये आया जाइगोट, इसमें भी न्यूक्लियस है। एवरी सेल इज हैविंग न्यूक्लियस। बिना न्यूक्लियस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्योंकि फादर देता है कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मदर देती है कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम आके फ्यूज होता है। एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बट एक सिंपल एग्जाम्पल। फादर का कौन सा हेयर का कलर का कैरेक्टर है? फादर के लंबे लंबे बाल है विदाउट करली, और मदर के कैसे हैं? करली हेयर, गुंडराले बाल बोलते हैं ना, वैसे मम्मी के। तो दोनों का फर्स्ट फर्स्ट क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। आने वाले बच्चे में कोई एक कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। बच्चे में ऐसा नहीं होगा सीधा बाल चल रहा है और ये करली हो गया, ऐसा नहीं होगा। या तो सीधा सीधा ही होगा या तो करली करली होगा। तो दोनों में से किसी के एक कैरेक्टर आएंगे। तो क्रोमोसोम्स वगैरह सब कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, ठीक है, असेक्सुअल मतलब विदाउट गैमेट, डायरेक्ट एक सेल है, एक बॉडी है, दो बॉडी में डिवाइड हो रही है। मतलब ये अगर पेरेंट है तो ये दोनों उसके बेबीज है, ऐसा समझ लो, डॉटर सेल्स बोलते हैं इसको। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ लिखा है मैंने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी न्यूक्लियस चाहिए। क्या माइक कौन है? कविता, थोड़ा केयरफुली देखो। तो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है, ऐसा कौन सा किंगडम है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं दिखा सकता? मोनेरा। अभी जन आंसर करिए, ऐसा कौन सा किंगडम है जो कभी सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकता? मोनेरा। कोई भी नहीं। मोनेरा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज किंगडम मोनेरा कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एक बात बता दो, प्रोटिस्टा में, फंगी में, प्लांटी में और एनिमिलिया में, क्या ये चार किंगडम में आपको सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में से कोई भी दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू देगा, आपको एक क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू मिलेंगे और इतना कंफ्यूजिंग करेगा, बताओ किसमें, इसमें मोनेरा में ऐसा होता था वैसा होता था। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होना है। तो जिस एक ही ऐसा किंगडम है जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, वो तो किंगडम मोनेरा है। तो किंगडम मोनेरा विल नेवर पार्टिसिपेट, विल नेवर एग्जिबिट द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ मेथड, ठीक है। चलो, आई एम गुड कि आपने आंसर किया। तो सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर वो फिर मोनेरा किंगडम एग्जिस्ट कैसे करता है अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता तो? ओके, तो अनामिका है, मुझे दिखा, आवाज से पहचान गया और मैंने नाम भी देखा। तो अनामिका, ये जो टेबल है ना, टेबल के बाद एक एक टॉपिक को उठाकर हमको समझना है कि मोनेरा किंगडम की क्या प्रॉपर्टी है। तो हम सिर्फ एकदम ऊपर के सिनॉप्सिस देख रहे हैं। अभी मैं टॉपिक को डिस्कस करने लग जाऊं तो वो मोनेरा, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। माइक को म्यूट कर दीजिए। मोनेरा का जो बैक्टीरिया होगा, ठीक है, डायरेक्टली बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन मतलब क्या? ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये सेल, म्यूट कर दीजिए माइक को, ये सेल फिजन करके स्प्लिट होके दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, बहुत सारे इसके मेथड है। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस बाइनरी फिजन, आपने ये वर्ड सुना होगा। तो बाइनरी फिजन होता है, स्प्लिट हो जाता है। फिजन मतलब डिवीजन। तो वन सेल डिवाइड इनटू टू, राइट। तो अनामिका वेट फॉर सम टाइम, वी विल डिस्कस इट लेटर कि क्या टाइप ऑफ, कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो मोनेरा दिखाता है। मतलब उसमें मुझे समझ गया आपका डाउट क्या है, न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी वो अपनी प्रोजेनी कैसे बढ़ाता होगा, यही पॉइंट है ना। तो आगे एक्सप्लेन इट, वेट। हाँ समझ गया मैं कि बाकी के 4 किंगडम में सबके पास न्यूक्लियस है, एक अकेला मोनेरा बचा बैक्टीरियल सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, पर फिर भी वो डिवाइड करता है। तो गुड, इट इज गुड दैट आपको एक क्वेश्चन आया, बट फिलहाल के लिए आई एम रेस्ट्रिक्टिंग यू टू ओनली दिस,
यही लेवल पर मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ या रोक रहा हूँ क्या, कि अकेला एक ऐसा किंगडम है जिसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल पार्टिसिपेट नहीं होता, दैट इज किंगडम मोनेरा। और आपका डाउट मैं याद रखूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट व्हेन वी विल स्टार्ट द मोनेरा, राइट। सो थर्ड मोड जो था या थर्ड क्राइटेरिया जो था, दैट वाज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाज द थर्ड क्राइटेरिया यूज्ड बाय आरएच विटेकर, राइट। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, किसी का माइक चालू है, प्लीज माइक पर ध्यान दिया करिए। कविता का ध्यान नहीं है, कविता का माइक बार म्यूट हो जा रहा है, ठीक है। So fourth point is what? So cell structure, mode of nutrition, mode of reproduction. Then is next is phylogenetic. या आप ऐसा लिख सकते हो, cellular organization. Cellular organization मतलब क्या बैक्टीरिया में कभी भी टिश्यू बन सकता है? आंसर इज नो। क्या किंगडम मोनेरा में कभी भी टिश्यू बन सकता है? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स विल मेक अप टिश्यू। आंसर इज, क्योंकि किंगडम मोनेरा में एक ही सेल एग्जिस्ट करता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स कहां से आया? एक ही सेल है उसकी जिंदगी में, अकेला वही एक सिंगल है, वन मैन आर्मी है उसकी, समझ रहे हो? वन मैन आर्मी, एक ही जिंदगी, एक ही अकेला इंसान, एक ही सेल सब कुछ करेगा, ठीक है। आपको डिसीज भी कॉज एक अकेला सेल करेगा। तो वो जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, तो बहुत सारे सेल तो है ही नहीं, तो टिश्यू बनने का सवाल होता ही नहीं। तो जब हम टेबल पढ़ेंगे ना, तो टेबल में आपको दिखेगा कि हम मोनेरा के नीचे लिखेंगे सेल एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ। टिश्यू क्रॉस, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं, ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से हम सब में देखेंगे। एक अकेला एनिमिलिया ही है जिसके अंदर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन के ऊपर ऑर्गन सिस्टम सब एग्जिस्ट करता है, ठीक। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। आपको जस्ट एक एक को क्रॉस करना है। जैसे मोनेरा इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेल, लास्ट में आपने देखा किंगडम एनिमिलिया में सब कुछ है, सेल भी है, टिश्यूज भी बनते हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन भी बनता है। तो हार्ट इज ए ऑर्गन मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, उस टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल हैं। तो दिस इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसने देखा कि कोई ऐसे है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई ऐसे हैं उनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। कौन? कोपलैंड ने, जिसने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसने मुझे एक बात समझाई है, क्या कि सिंगल सेल वाले को उसने किस में डाल दिया था? मोनेरा को। मैं वहां से एक चीज समझ सकता हूँ कि जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता है ना, वो असेक्सुअल सेक्सुअल पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से कौन सेपरेट हो गया पता है? यूनिसेलुलर मोनेरा वाज सेपरेटेड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस था ही। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखो तो 5 पांडव में से ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखो तो 5 पांडव में से एक अकेला ऐसा पांडव है जो 4 पांडव के हिस्सेदारी में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो अकेला पांडव कौन है? किंगडम मोनेरा। क्यों? सेल ही नहीं है, सॉरी न्यूक्लियस ही नहीं है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एग्जिस्ट करता है क्या? एंड लास्ट है फाइलोजेनेटिक, ठीक है। फाइलोजेनेटिक, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, इसका दूसरा फॉर्म में वहां लिखूंगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या? ब्रैकेट में एक जगह छोड़ता हूं, पहले समझा देता हूं फिर लिखेंगे। अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, सर वो जो पेड़ पर चढ़ता है और उसको दांत दिखाओ तो वो भी दांत ऐसे दिखाता है ई करके, वो जो मंकी है, अगर आपको उसको पढ़ना है और ये समझना है कि हम उसी से आए हैं, उसके पास भी अपोजिबल थंब है, अपोजिबल थंब प्राइमेट है, वो भी एक प्राइमेट है। तो अगर आपको उसको समझना है तो क्या करना पड़ेगा पता? आपको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे वो संजीवनी बूटी पर जो ऐसे पूंछ करके ऐसे हाथ करके जाने वाला हनुमान जी कैसे एग्जिस्ट किए थे, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि कैसे टार्सियस आए थे, फिर चिंपैंजीज आए थे, फिर गोरिल्ला आए थे, फिर ह्यूमन आए। ह्यूमन के पहले भी बहुत चेंजेस आए, ऐसे इंसान आए, ऐसे न्यू वर्ल्ड मंकी आए जो पहले पत्ते लगाते थे। आपको इवोल्यूशन एक चैप्टर है उसमें पढ़ने मिलेगा, पहले पत्ते लगाते थे, फिर वो स्टोन घसने वाले, आग जलाने वाले वो आए। ऐसे करते 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 बेस्ट ब्रेन डेवलप्ड वाला ह्यूमन आया। तो क्या है पता है ये ट्रेंड क्या है? मतलब पहले मंकी, ऐसे करते करते चिंपैंजीज, गोरिल्लास, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, इस तरीके से ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब बदलाव, ठीक है।
तो उन्होंने बदलाव किया, इसलिए आज जाकर हम डेवलप हुए हैं। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का ही दूसरा नाम है फाइलोजेनेटिक्स। ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स। फाइलो मतलब जो इनिशियल्स थे, वो इनिशियल्स जो पहले से थे। जेनेटिक्स की स्टडी मतलब उनमें क्या जीन्स थे जो हम में नए आए हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स रिमेन मतलब फॉसिल्स जो पीछे थे उनकी स्टडी। जैसे डायनासोर से अभी आपको समझना है कि कौन सी प्रोजेनी इवॉल्व हुई है, या अगर कहीं पर चिंपैंजीज या जो डेड हो चुके हैं जो अभी नहीं है अर्थ पर, उनके बोन्स निकालकर हम पढ़ सकते हैं, हाँ उसमें तो इतने बोन्स थे, इंसान में तो इतने बोन्स है। मतलब कहीं ना कोई बोन्स कम हुआ है या बड़े हैं, उसके बाद ह्यूमंस इवॉल्व हुआ है। तो पुराने फॉसिल्स को स्टडी कर इवोल्यूशन को स्टडी कर हिस्ट्री निकालना, ठीक है, हिस्ट्री निकालना कि हम कैसे आए हैं, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, दैट इज 100% फिक्स्ड। क्या? किंगडम मोनेरा से ही किंगडम प्रोटिस्टा आया था, और किंगडम प्रोटिस्टा से ही प्लांटी, फंगाई और एनिमिलिया आया था। ठीक है, वो हमने समझने के लिए ड्रॉ नहीं किया था, आगे मैं उसको फिर ड्रॉ करूंगा। पर वो जो आपने थोड़ी देर पहले इनिशियल क्लासेस में जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब आपने एक टेबल देखा था ना, तो सबसे नीचे कौन सा था? मोनेरा। वो मोनेरा ही था जिसने ऐसा हंटर बजाया जिसकी गूंज एनिमिलिया किंगडम तक सुनाई दी। बोलने का मतलब ये है, ये तो आपने सुना ही होगा, बड़ा सा सन वो टूटा, उसका एक टुकड़ा अर्थ हुआ। ठीक है, एक टुकड़ा कौन हुआ? एक टुकड़ा अर्थ हुआ। तो एक सन जो ज्वाला जैसे भड़क रहा था, उसके अंदर वोल्केनो था, वो अर्थ क्या हुआ? बर्स्ट हुआ। अर्थ बर्स्ट हुआ, सॉरी सन बर्स्ट हुआ। सन के बर्स्ट होने के कारण सन का एक टुकड़ा अर्थ बना। तो सर सन तो इतना गर्म है, हाँ, तो वो अगर वो बर्स्ट होता है तो उसका एक टुकड़ा भी कितना गर्म होगा? बहुत ज्यादा। सर उसमें हम डेवलप्ड हुए हैं, अर्थ पर हम डेवलप्ड हुए, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी इतना गर्म था। तो बहुत क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। चारों किंगडम में से आपको सवाल पूछता है, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसने लाइफ के स्टार्ट में अपना अर्थ पर अगर लाइफ आई है, तो ऐसा कौन सा किंगडम है जिसने योगदान दिया है? तो द आंसर इज किंगडम मोनेरा। क्यों? क्योंकि किंगडम मोनेरा से, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को समझो, किंगडम मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ है, और प्रोटिस्टा से तीनों किंगडम इवॉल्व हुए हैं। पहले प्लांटी ग्रो कर ले, या पहले फंगी ग्रो कर ले, बाद में प्लांटी ग्रो करेगा, और लास्ट में एनिमिलिया अपना जंग मारेंगे। जैसे धोनी आता है लास्ट में छक्का मार देगा और ये वर्ल्ड कप हाथ में, ऐसा नहीं है।